गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन भी लोगों का जो काउंसलिंग अभी होने वाली है RVNL JEE मैकेनिकल की और अदर पोस्ट जिनके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तो उन पोस्ट के लिए जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उन डॉक्यूमेंट्स को बनाते टाइम पे, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि एजेंट्स और अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह की इनकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है लगभग, तो थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया उस टाइम पर। तो अभी जो भी लोग हैं जिनका भी अभी काउंसलिंग होगी, जैसे JEE मैकेनिकल की काउंसलिंग आपकी 15 और 16 दिसंबर को है, उसके बाद में आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे। तो वो जो भी टाइम मिलेगा 15 से 20 दिन का, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और किस तरह से बनाने हैं वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाकी मैंने काफ़ी लोगों को जो भी उनके डाउट्स थे रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन टाइमिंग का इशू होने की वजह से मैं बना नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 23 के मैंने जो AN मैकेनिकल का अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकला था उसी का एक उसी की कॉपी है ये सब। तो उसमें पॉइंट नंबर 23 है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह हैं, तो वो बाकी जो जो पॉइंट्स होंगे वो हम स्क्रॉल करके देख लेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका, जो RVN और JVNL जो भी पावर कंपनीज में काम कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में PSU में काम कर रहे हैं, उनको NOC अपने एम्प्लॉयर से ज्वाइनिंग के टाइम पे लानी पड़ेगी। या NOC कई बार टाइम लग जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास नो ड्यूज़ तो होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपरली ज्वाइन कर सकें। ठीक है, क्योंकि NOC के लिए आप अप्लाई, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आता है तो आप अप्लाई कर दीजिए और कम से कम नो ड्यूज़ आपके पास अपने डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। सेकंड है आपका कि एक बॉन्ड है जो आपको 500 के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको बनवाना पड़ेगा, और ये नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो जो भी आप नेम ऑफ कैंडिडेट के नाम पे इशू होगा ये बॉन्ड, और ये आपके अपेंडिक्स A में अटैच है। मैं खुद का अभी दिखा दूंगा ये बॉन्ड, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। पॉइंट नंबर 3 है हमारा श्योरिटी। श्योरिटी आपकी कोई भी एम्प्लॉय जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या PSU में काम कर रहा है, वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो 500 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनेगा उस पर दे सकता है। इसका परफॉर्मा अपेंडिक्स B में अटैच रहेगा। ये सारे आपको मेल आ जाएंगे जब आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलेगा, तो आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो RVNL की तरफ से मेल आएगा जो। और ये किसके नाम से परचेज होना चाहिए? ऊपर वाला परचेज हुआ था आपके खुद के नाम से, और ये जो आपकी श्योरिटी दे रहा है, मतलब कि अगर कोई भी बंदा ज्वाइन करने के बाद में बिना बताए अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है, तो जो भी अमाउंट होगा, जो भी आपका बॉन्ड अमाउंट है या जो भी आपके चार्जेस लगे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग वगैरह, वो जो श्योरिटी दे रहा है वो आपका उससे वो पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। पॉइंट नंबर 4 है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ए डॉक्टर एज पर कंडीशन नंबर 17 नंबर का पॉइंट हम देख लेते हैं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या चाहिए होगा। पॉइंट नंबर 17 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 17 में है, ये तो कुछ और ही है, पॉइंट नंबर 18 में है, सॉरी, है ना। पॉइंट नंबर 18 में क्या है कि मेडिकल फिटनेस मतलब अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, प्रोबेशन ट्रेनीज को आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बनाना पड़ेगा डॉक्टर से, और ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो, और CMH और PMO की रैंक से बिलो का इंसान नहीं होना चाहिए, या सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल आपका जारी कर सकता है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल होता है, और CMH और PMO आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि एक आपके डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, उसमें ही आपके वो लोग बैठते हैं CMHO या PMO, तो वो आपको जारी कर सकते हैं, उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ये रहा। ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि जो फ़ी पेमेंट होती है मेडिकल एग्जामिनेशन
कि वो मतलब अराउंड 250 के अराउंड लगता है, 250 या 500, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हमारे टाइम पे 250 लगा था, अभी हो सकता है रेट्स बढ़ गए हों। तो वो एक पर्ची काटते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से बनता है। तो ऐसा है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में आप मेडिकली फिट पाए जाते हो तो आप निगम से वो पैसा रीइम्बर्स कर सकते हो। ठीक है। प्रोबेशन ट्रेनी जो कि ऑलरेडी आरवीएन में सर्विस कर रहा है, वो मेडिकल फिटनेस मतलब ना भी दे तो भी चलेगा। ठीक है। अब ये तो पॉइंट नंबर 24 का ये हो गया आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का। एंटीसेडेंट्स और वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स इशूड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आपका एसपी होता है, जो भी आपका सर्किल लगता है जिस डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जो एसपी बैठता है उसके द्वारा आपको दिया जाएगा। इसका कंडीशन नंबर 18 में ये थोड़ा मिसमैच है, ये शायद हो सकता है 19 में हो। तो ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे आपने 2 गेजेटेड ऑफिसर के करवाए थे उस टाइम पर, वो अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब आपको मिलेगा एसपी ऑफ पुलिस की तरफ से, तो पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बेसिकली बोलते हैं, और वो आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका प्रोसेस में मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये आरवीएनएल के द्वारा वैसे एक लेटर इनको आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे है वो भेज दिया जाता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा चीज़। बाकी आपका जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा उसके हर पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। जैसे जैसे 3 इयर्स पीरियड में आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा या इस तरह से, और जयपुर कोटा में आपको 5 साल से पहले ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह से जो भी इश्यूज़ रहते हैं वो सारी चीज़ें आप कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन आराम से पढ़ लेना। ठीक है। आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और किस किस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो भी लोग होंगे वो अपना वहाँ से ला सकते हैं। ठीक है। और बाकी एनओसी जो भी हाँ अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है। तो यार नो ड्यूज़ आपके, तो मैं बॉन्ड से चालू हूँगा। बॉन्ड, फिर श्योरिटी, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर पुलिस वेरिफिकेशन, और ये सबसे लास्ट पॉइंट एक रह गया कि एक अंडरटेकिंग देनी होगी, एक वचनबद्ध प्रपत्र रहेगा जिसमें कि नॉन स्मोकिंग और नॉन चोइंग ऑफ टोबैको और गुटखा का ये अपेंडिक्स सी में अटैच रहेगा। तो ये सारी चीज़ हम अब देखने वाले हैं। तो ये रहा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके, सबसे पहले ये रहा आपका बॉन्ड। ठीक है। तो जैसे मेरा असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए था, तो लगभग लैंग्वेज जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये अपेंडिक्स ए है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपेंडिक्स ए रहा। ठीक है। तो ये आपके अपेंडिक्स ए में अटैच रहेगा। तो उसमें आपका जो भी है, मैं इसकी एक डॉक फाइल अटैच कर दूंगा, तो उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिएगा जो भी आपका है। ठीक है। आपका नाम वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं ना। ये जैसे ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर आपका जो भी आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर नंबर लगेगा, ये डिस्पैच वगैरह और डेट जिस दिन भी आपका ऑर्डर इशू हुआ है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें लगभग कॉपी पेस्ट सा ही सिस्टम है। बस काम की बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो ये नोटेरी की सील लगी हुई है, ये आप लगी हुई मिले और नीचे अटेस्टेड हो एडवोकेट के थ्रू। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ कि मैं ये सील मतलब छूट गई थी किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। और एक ख़ास बात, फिर सेकंड पेज पे जैसे मेरे नाम से जारी हुआ है बॉन्ड, तो मेरे और यहाँ पे नीचे मेरे साइन वगैरह ये सेकंड पेज पे हो गए। ठीक है। इस पे भी आपके जो जहाँ से आपने ख़रीदा है उसका सील वगैरह लगी हुई रहेगी। ये फर्स्ट पेज के जस्ट सेकंड पेज पे रहेगा, मतलब जस्ट अपोजिट पेज। फिर ये सारे मतलब जो बॉन्ड अमाउंट का है, तो अभी जैसे जेईएंस के लिए 3.5 लाख है, एईएंस और जो 5400 ग्रेड पे के स्केल वाले हैं उनके लिए 5 लाख का बॉन्ड है। तो इसमें ये गलती मत कर लेना, पूरा ना हमारा 1.5 लाख था और 12% पर एनम के साथ इंटरेस्ट के साथ की अमाउंट है। या अगर आपका जो भी डिफरेंस रहेगा, जैसे ट्रेनिंग में जो भी खर्चा हो उस पर 12% आपके इंटरेस्ट के साथ आपके साथ आपसे वो चीज़ वसूली जाएगी अगर आप छोड़ बॉन्ड पीरियड में छोड़ते हैं तो। ठीक। फिर इसके बाद में सीएमडी वगैरह का ये सारी चीज़ हो गई। सीएमडी के नाम से होगा, अगर आप 3 साल के पीरियड में आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का सर्विस जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा। उसमें भी जितने भी दिन कम रह जाएंगे उतनी आपका अमाउंट जमा होगा और आप जा सकते हैं। ठीक है। तो
इस तरह से ये चीज़ रहती है। आपको नोटिस पीरियड मतलब 3 साल के बाद, मतलब 2 साल का तो आपका उसमें तो छोड़ ही नहीं सकते, मतलब छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। बॉन्ड अमाउंट के बारे में मैंने बता रखा था कि जो भी आपका जैसे 3.5 लाख है JEN का, तो 3.5 लाख या जितनी भी सैलरी जब तक हुई है, और जो ट्रेनिंग का खर्चा जितना आप पे मतलब एक कैंडिडेट पे किया है उसको मिला के अगर वो 3.5 लाख से कम है तो 3.5 लाख से कम वाला चीज़ होगी। 3.5 लाख मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और 3 साल के बाद में अगर छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और नोटिस पीरियड में ही आपकी कहीं और ज्वाइनिंग आ जाती है तो वो जो भी डेज़ का डिफरेंस रहेगा उतने उतने दिन की आपकी सैलरी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये लास्ट में आ गया ये सारा कि ये चीज़ में कि मैं 1.5 लाख का अमाउंट पे करता हूँ अगर जाता हूँ तो, ठीक है। 12% एनम और इंटरेस्ट वाली चीज़ यहाँ पे जो भी जिसके नाम से बॉन्ड साइन हुआ है, जैसे मेरे नाम से था तो ऑब्वियसली मेरे साइन होंगे, साइंड एंड डिलीवर्ड बाई द अबव बॉन्डेड पर्सन। यहाँ भी अटेस्टेड करना है, हर पेज को अटेस्टेड करवा लेना आप। तो बेसिकली जो भी आपका एडवोकेट रहेगा या जो भी नोटरी जहाँ से करवाओगे 2 विटनेस रहेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी विटनेस हों वो आपके कोई गवर्नमेंट सर्विस में रहे, कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत नहीं आती, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, विटनेस आपके कोई भी हो सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन पूछा है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस वाले से ही करवाने हैं, ठीक है। आपका प्लेस हो गया, डेट हो गई, ये सारी चीज़ आपको करवा लेनी है, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड का चीज़ हो गई। सेकंड अपन देखेंगे श्योरिटी। श्योरिटी किसके नाम से जारी होगी? जो आपको जो आपकी हाँ वो देगा, श्योरिटी देगा कि अगर कुछ भी ये बीच में छोड़ के जाता है और आप कोई पैसा पेमेंट नहीं किया जाएगा तो वो चीज़ मैं पे करूँगा। तो जो लेवल 10 है और 3600 ग्रेड पे वाले, उनसे अबव के 3600 ग्रेड पे या उससे अबव वाला कोई भी आपको ये चीज़ श्योरिटी दे सकता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपके ब्लड रिलेशन में वो नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो। और तब आपको जो P&A डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे आपको ये चीज़ पता लगती है। तो जनरली फैमिली में मदर या फादर जो होते हैं तो उनसे श्योरिटी लिखवा लेते हैं, फिर वो यहाँ पूछते हैं तो जब निकलता है तो कि आपको बोल दिया जाता है कि आप श्योरिटी दोबारा बनवानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि आपकी दूर की रिश्तेदारी में हो सकते हैं, कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई हो सकता है, लेकिन आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो मैंने भी किसी और से कराया तो लेवल 10 से ऊपर और उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी लैंग्वेज वो की वो है। इसकी एक जो वर्ड फाइल है मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। बस आपको उसको एडिट करना है, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ के करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें कि आपका बॉन्ड अमाउंट, क्योंकि हमारे टाइम पे 1,50,000 था, आपके टाइम पे 3.5 लाख है JENs के लिए, और AENs और L14 के लिए आपका 5 लाख है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी नाम वगैरह खुद का लिखना है, और बाकी जो यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा। तो श्योरिटी देते टाइम पे क्या होगा, जब भी आप नोटरी के पास जाएंगे तो नोटरी वाले बोलेंगे कि जिसके नाम से जारी होना है उसको आप साथ लेके आइए। तो जनरली काफ़ी लोगों की जानकारी होती है तो आपको बस उस पर्सन के आधार कार्ड से काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये दिक्कत नहीं आए कि आपको बार बार चक्कर लगाने पड़े। इससे बढ़िया है कि जो भी इंसान आपकी श्योरिटी दे रहा है वो आपके साथ जाके जाए, जो इससे क्योंकि आगे जो सील एंड सिग्नेचर हैं वो उसी इंसान के होने हैं, तो वो उसी टाइम पर सारे काम हो जाएं। तो ये देखिए, ये हो गया, ये मेरा नाम वगैरह बीच बीच में, तो इसमें आपका नाम आ जाएगा। लगभग फॉर्मेट वही है, ये अपेंडिक्स बी है आपका, ये जो श्योरिटी वाला पॉइंट है ये अपेंडिक्स बी है आपका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जिसके नाम से भी जारी हुआ है जो आपका श्योरिटी, उसका नाम और उसका एड्रेस वगैरह, और जहाँ पे जाएंगे तो वो उसकी शायद आधार कार्ड की कॉपी भी रखता है इस तरह से, तो उनका आधार कार्ड लगेगा जिन जो भी आपकी श्योरिटी दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे ये आपके बाद में जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड बात है, और जो भी आपका बॉन्ड अमाउंट से रिलेटेड, कि अगर ये मतलब प्रोबेशन ट्रेनिंग के बाद में कि जो भी अगर फेल होते हैं, क्या मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, या 80% से अटेंडेंस कम रहती है
और या कोई मिसकंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, तो वो या सर्विस क्विट कर देते हैं, तो जो भी आपका पैसा होगा वो मैं पेमेंट करूँगा अगर ये पे नहीं करेगा। ठीक है, ये इसलिए लिया जाता है कि आपका कोई भी अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं या आप पेमेंट नहीं करके जाते जो भी बॉन्ड अमाउंट का, तो उस पर वो इंसान आपका पेमेंट करेगा। तो ये लास्ट में उनके सिग्नेचर हो गए जिन्होंने भी, जिनके नाम से श्योरिटी हुई है। ठीक है, और उनकी सील वगैरह हो गई। और विटनेस में आपके वही दो विटनेस सेम रख सकते हो, और आपकी जो इसका नोटरी का सील और अटेस्टेड करवाना ना भूले। ठीक है, ये आपका प्लेस वगैरह हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसकी इस नोटरी की सील लग गई और सब। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर हेल्थ सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आपको करवाना पड़ेगा। तो एक पर्ची कटती है वहाँ पे, और फिर उसके बाद में आपका जो भी है जिस भी पोस्ट के लिए है वो आपका फिल कर लेंगे। जैसे मेरा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए था तो ये असिस्टेंट इंजीनियर, और जैसे हाइट वगैरह वेट वगैरह ये सारी चीज़ चेक होती है, विजन चेक होती है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर जो मेडिकल ज्यूरिस्ट आता है एक स्पेशल डेट को आता है, मतलब वो आपको डेट मिलती है, उस पर आपका चेकिंग वगैरह होता है, या नॉर्मली वैसे भी दे देते हैं, वो सारी चीज़ हैं। तो अगर उसने यहाँ पे फिट पे आपको कर दिया है फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली फिट हो। जैसे विद ग्लासेस था, ठीक है, 6x6 आपका डिस्टेंस विजन है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें चेक करके मेडिकल ज्यूरिस्ट के साइन हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर डेट मिलती है मेडिकल ज्यूरिस्ट को कि उस दिन आएगा आपका जो भी ज्यूरिस्ट है, या नॉर्मली अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद में आपका प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो CMHO है आपका, उसके साइन होंगे, PMO या CMHO के। ठीक है, आपके साइन यहाँ पर होंगे। ठीक है, और जो भी जिस भी डेट को होगा वो हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है कि आपको नॉर्मली एक फॉर्म होता है जो आपको उसमें मिलता है। जैसे आपका जो भी पर्टिकुलर थाना जो भी लगता है आपका सबसे पास में, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे मेरा प्लेस खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी का जो थाना है वहाँ पे स्टेशनरी पे एक फॉर्म मिलता है, वो फिल करके आपको देना पड़ता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड दोनों से जा सकते हो। मैंने ऑफलाइन मोड से किया था। तो ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि वो डाक के थ्रू जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है उस पर दो लोगों के सिग्नेचर होंगे, जो भी आपके दो गवाह होंगे जो आपकी गवाही देंगे कि हाँ सही है, इसका जो भी कैरेक्टर वगैरह है वो आपका जाता है आपके हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के पुलिस ऑफिस में जाता है। वहाँ आपका SP आपके सिग्नेचर मतलब इस पे इसको सत्यापित करके देता है। तो पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आपका होगा ये। तो ये यहाँ से आपका SP आपके साइन करके ये देगा। तो आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों से जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी जानकारी है वहाँ पर, या कि क्योंकि वो एक चैनल के थ्रू होता है, ऑनलाइन 3 से 4 दिन में हो जाता है, तो कोई भी आप मोड अपना सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि या तो बाई हैंड आप, अगर आपका जो है बाई हैंड जो भी डाक जाती है आपके पर्टिकुलर पुलिस थाने से, वहाँ से लेके आप खुद भी जा सकते हैं सीकर वाले, मतलब सॉरी, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर का जो भी पुलिस थाना है वहाँ पे लेके जाइए, वो सिग्नेचर करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। या ऑनलाइन मोड से भी जा सकते हैं, 3 से 4 दिन में आपका बन जाता है। जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट एक वचनबद्ध प्रबंध प्रपत्र होता है, जिसमें आपका ये तंबाकू और गुटखा सेवन वाली चीज़ नहीं करता हूँ, ये आपको आ, देना पड़ता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपके थे। तो जिसमें एक आपका वचनबद्ध प्रपत्र हो गया, दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, और ये आपकी श्योरिटी जो भी होगी, बस इसमें ये ध्यान रखना आपको उस बंदे के नाम से होगा जिस भी जो भी आपको 3600 या और उसके ऊपर का ग्रेड पे सेंट्रल PSU में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, या स्टेट PSU में है, वो कोई भी 3600 ग्रेड पे यानी कि L10 से ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ऐसा बोलते हैं कि आपकी ब्लड रिलेशन में ये भी नहीं होना चाहिए जो भी आपकी श्योरिटी देगा। जैसे कि नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई आपके फैमिली में जो भी है वो उससे ज़्यादा श्योरिटी कौन दे सकता है, लेकिन ऐसा क्योंकि फिर आपको दोबारा से बनवाने जाना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, इस वजह से आप ऐसे इंसान से श्योरिटी करवा लेना जो आपके डिस्टेंट रिलेटिव हो, या तो या
आपको बस जानता हो, ठीक है। तो उससे आप करवा सकते हैं ये सारी चीज़, और ये बॉन्ड आपके नाम पे रहेगा ये 500 के स्टैम्प पे। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड फाइल है जिसमें बस आपको केवल एडिट करना है, आपका नाम वगैरह और आपका बॉन्ड अमाउंट वगैरह, वो मैं अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जिससे आपकी हेल्प हो सके। और एक वीडियो हमारा रिलेटेड टू काउंसलिंग आएगा, क्योंकि जेईएन मैकेनिकल की काउंसलिंग है 15 और 16 को, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके प्लांट के बारे में, जितना मुझे पता है बाकी सारे प्लांट्स के बारे में। क्योंकि नॉर्मली तो सूरतगढ़ और छबड़ा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहेगी, क्योंकि सूरतगढ़ की 6 यूनिट जो कि O&M बोलते हैं पुराना प्लांट, उसमें, और सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल 2 यूनिट है 7 और 8, उसमें ज़्यादा ज़रूरत है। और सिमिलरली छबड़ा की जो 4 यूनिट है O&M की, और 2 यूनिट जो सुपर क्रिटिकल की हैं उसमें, तो मोस्टली तो यही रहेंगे। तो उसमें भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं काउंसलिंग में, जैसे आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल पे आपको आया होगा। अगर मेल पे आपको नहीं मिल रहा है तो स्पैम में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कोई क्वेरीज आपकी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कि आपको क्या प्लेस ऑप्ट करना चाहिए या किस तरह से क्या रहेगा, नॉर्मली लगभग प्लांट्स सेम रहते हैं, थोड़ा सा 19-20 हर जगह है। किसी में क्वार्टर्स ठीक हैं, किसी में क्वार्टर्स ठीक नहीं है, किसी में थोड़ा सा लोकेलिटी ठीक है, मतलब आप बाहर भी रह सकते हैं इस टाइप में, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और प्रोबेशन में आपको जैसे HRA वगैरह और जो भी बेसिक अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलते हैं। और इसमें जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ भी रहेगा कि आपको क्वार्टर मिलना ज़रूरी नहीं है ड्यूरिंग प्रोबेशन, क्योंकि लेकिन फिर भी ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो भी आपका फील्ड हॉस्टल वगैरह है इस तरह से बना के आपको दिए जाते हैं। जैसे 1 BHK 2 BHK 2 स्टाइल से बने हुए हैं R4 क्वार्टर्स नॉर्मली हमारे यहाँ पे, तो उसमें 3 या 4 लोगों को अकोमोडेट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो एक और आएगा मोस्ट प्रोबेबली कल तक, या एक शायद हो सकता है लाइव सेशन करें उसके लिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आपको उन क्वेरी का मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।